फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, हम आपको संस्कृत भाषा कौशल पढ़ा चुके हैं, जिसमें 2 कौशल हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है और ये 2 कौशल और हैं लास्ट में। तो चलिए आज हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने बार बार यही बोलती हूँ कि याद करने से अच्छा क्या है, समझना है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको यदि हम अच्छे से समझ लेंगे तो यह हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मौखिक आत्म प्रकाशन। फ्रेंड्स, मौखिक आत्म प्रकाशन का मतलब होता है हमारे जो है विचार, ठीक है, हमारे मन के, हमारी आत्मा के जो विचार होते हैं वो इसे आत्म प्रकाशन भी बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, और इसे भाव प्रकाशन भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा शब्दावली का ध्यान रखिएगा। मौखिक आत्म प्रकाशन की शिक्षा के लिए अध्यापक कई प्रकार से प्रयत्न कर सकता है, ठीक है। तो इस शिक्षक का उद्देश्य यही रहता है कि छात्रों में ऐसी योग्यता विकसित हो कि वो सरलता व स्पष्टता के साथ अपने मनोभावों को दूसरों के समक्ष प्रकट कर सके। तो शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है कि जो बालक होता है वह अपने मनोभावों को सरलता और स्पष्टता के साथ दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सके, अपने भावों को, ठीक है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षक निम्न प्रयत्न कर सकता है, ठीक। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इसको पहले ही बताया है। तो जो हमारा मूल्यांकन है, जिन बिंदुओं पर हम बालक का विकास करते हैं, बालक के कौशलों का विकास करते हैं शिक्षा में, उन्हीं पॉइंटों पर, उन्हीं बिंदुओं पर हम उनका मूल्यांकन भी करते हैं, उन्हीं के द्वारा उनका मूल्यांकन भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे चित्र पाठन, ठीक है। तो चित्र पाठन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि बालक को क्या है, हम एक चित्र उसके सामने चित्र ला के रखते हैं और उसको बताते हैं कि इस चित्र, यह किसका चित्र है और इसके बारे में आप हमें 2 लाइन 3 लाइन या क्या जानते हैं आप बताइए, ठीक है। इस टाइप से हम चित्र पाठन करवा सकते हैं बालक से। सेकंड है हमारा गीत और कविता। फ्रेंड्स, गीत और कविता में बालकों की जो है रुचि रहती है, ठीक है। और तो वो गीत और कविता को फटाक से क्या करते हैं, सीख जाते हैं, उसको पढ़ना सीख जाते हैं, गायन सीख जाते हैं जल्दी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी रुचि होती है इस चीज़ में, ठीक है। तो इसके द्वारा भी हम बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभिनय क्रियाएं। फ्रेंड्स, जो नाटक, एकांकियाँ, कहानियाँ होती हैं उसमें पात्र दिए होते हैं, ठीक है। तो उनके जरिए हम बालक से अभिनय भी, क्रियाएं भी करवा सकते हैं, ठीक। तो यह जो हो गया, इसके द्वारा भी हम बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए मतलब आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, या आप लोग अभी भी पढ़ाते होंगे, टीचर बनने वाले हैं तो आप लोगों ने पढ़ाया भी होगा बहुत से मेरे भाई बहनों ने, कि जब नाटक एकांकी में जो पात्र दिए रहते हैं तो टीचर क्या करते हैं, उनको अलग अलग जो पात्र दिए रहते हैं सबको अपना अपना एक मतलब रोल प्ले करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, उस एकांकी के अकॉर्डिंग। तो इससे बालक क्या करता है, बारी बारी से अपना अभिनय करता रहता है, ठीक। तो इसके जरिए भी हम क्या करते हैं, पढ़ने संबंधी मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, खेल क्रियाएं। खेल क्रियाओं के माध्यम से भी हम बालकों का मूल्यांकन कर सकते हैं, उनको पढ़ने संबंधी कौशल भी विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समवेत वाचन। समवेत वाचन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब टीचर किसी वाक्य या शब्द को बोल रहे होते हैं तो उसके बाद जो सभी बच्चों से उसका अनुकरण करना, ठीक है, सभी बच्चों को एक साथ बोलना या अनुकरण करना, वह कहलाता है समवेत वाचन। मतलब सभी बालक एक साथ उसको शब्द को बोलते हैं, वो समवेत वाचन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा छोटे बच्चे रहते हैं तो टीचर क्या करते हैं, उनको जैसे टेबल पढ़वाते हैं उनसे मैथ्स में या हिंदी में, जो कठिन शब्द होते हैं उनको बार बार बुलवाते हैं,
एक बच्चा खड़ा हो जाता है तो वह सब बोलता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, सभी बच्चे एक साथ में बोलते हैं, ठीक। या फिर शिक्षक जो होते हैं वो बोलते हैं, फिर उसके बाद में सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, तो यह कहलाता है संवित वाचन। पैनल चर्चा में भी फ्रेंड्स क्या होता है, पैनल चर्चा कि जब 2-4 बालक होते हैं वो मंच पर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, ठीक है। और एक बालक या जो मूल्यांकन करता होता है वह क्या करता है, क्वेश्चन करता है प्रत्येक बालक के पास जाकर, ठीक है, और बालक उसका आंसर देते हैं, ठीक। तो इसके द्वारा भी हम पढ़ने संबंधी मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देते हैं परिसंवाद। परिसंवाद मतलब होता है कि बालक जो होते हैं, जैसे आप वार्तालाप करते हैं ना, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स, परिसंवाद भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा पढ़ने संबंधी मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स मैंने पढ़ने संबंधी जो मूल्यांकन होता है वह जो होता है वह इन बिंदुओं पर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब मूल्यांकन करता है तो इन्हीं बिंदुओं पर बालकों का पढ़ने संबंधी मूल्यांकन होता है। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लिखने संबंधी मूल्यांकन, ठीक है। लिखने संबंधी मूल्यांकन जो लिखते हैं लेखन क्रिया में, तो फ्रेंड्स लिखने संबंधी जो मूल्यांकन होता है फ्रेंड्स वह होता है प्रश्नों के आधार पर, ठीक है। तो जो लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र में प्रश्नों का स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नों का स्वरूप कितना, प्रश्न कितने, 4 प्रश्नों के जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है निबंधात्मक होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। लघु उत्तरीय होता है, अति लघु उत्तरीय होता है और वस्तुनिष्ठ होता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक। तो इन्हीं के आधार पर क्या होता है, लिखने संबंधी मूल्यांकन होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो इनका परसेंटेज भी ऐसा वेटेज जो होता है, परसेंटेज होता है वो अलग अलग होता है। देखिए क्रमशः जो होता है निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो 30% के होते हैं, 40% होते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और अति लघु उत्तरीय 20% होते हैं और 10% होते हैं आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे जाते हैं, ठीक। तो चलिए इतना तो हमारा हो गया कि लेखन संबंधी मूल्यांकन में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारा निबंधात्मक प्रश्न होता है। तो निबंधात्मक प्रश्न में मतलब क्या होता है कि इसमें बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है लिखने की, ठीक है। और यह जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं यह कैसे होते हैं, परंपरागत होते हैं। परंपरागत का मतलब होता है फ्रेंड्स यह जब से मान लो शिक्षा स्टार्ट हुई है हमारे आदि समय से, जब से शिक्षा स्टार्ट हुई है तभी से क्या है, परंपरा में यह जो निबंधात्मक प्रश्न दिए जाते हैं बालकों को। आपने भी देखा होगा कि निबंधात्मक प्रश्न अभी भी दिए जा रहे हैं, हमने भी पढ़े हैं, निबंधात्मक प्रश्न लिखे भी हैं, ठीक है। तो ये सब हमारी परंपरागत जो है शिक्षा पद्धति है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनका जो उद्देश्य होता है फ्रेंड्स निबंधात्मक प्रश्नों का, यह उद्देश्य होता है देने का कि परीक्षार्थी की अभिव्यक्ति, मतलब परीक्षार्थी जो होता है ना, विद्यार्थी जो परीक्षा देने वाला होता है वह अभिव्यक्ति की योग्यता, मतलब उसमें अभिव्यक्ति की योग्यता, ज्ञान, तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करने की क्षमता एवं भाषा शैली का परीक्षण करना होता है, ठीक है। तो जो निबंधात्मक प्रश्नों का जो मुख्य उद्देश्य होता है देने का, उससे से परीक्षार्थी की जो हम अभिव्यक्ति की योग्यता समझ सकते हैं, उसमें कितना ज्ञान है, ठीक है, और तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करने की क्षमता उसकी कितनी है, ठीक है, वह भी देख सकते हैं। और भाषा शैली, किस भाषा शैली का बालक जो है प्रयोग कर रहा है, इसके बारे में भी हमको निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा जानकारी मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या उनमें विशेषताएं होती हैं। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए निबंधात्मक प्रश्न की विशेषताएं, ये प्रश्न स्वतंत्र उत्तर हेतु, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि प्रश्न जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र उत्तर हेतु अपेक्षाकृत बड़े होते हैं,
परीक्षा में इनके उत्तर की शब्द सीमा भी निर्धारित कर दी जाती है। मतलब इसकी शब्द सीमा कैसी कर दी जाती है? निर्धारित, निश्चित कर दी जाती। तो फ्रेंड्स, इसकी जो शब्द सीमा होती है वो हमारी होती है 200 से 250 शब्दों के बीच में आंसर लिखने की हो जाती है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट पॉइंट होता है कि इसकी शब्द सीमा कैसी हो जाती है? निर्धारित हो जाती है, और ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, और उस जो प्रश्न होते हैं स्वतंत्र उत्तर देने हेतु बालकों के लिए होते हैं। चलिए, सेकंड पर आते हैं, परीक्षार्थियों की योग्यता। ठीक है, परीक्षार्थियों की योग्यता ज्ञान तथ्य संग्रह व क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता, भाषा शैली का परिचय निबंधात्मक प्रश्नों से ही होता है। तो हमने आप लोगों को अभी बताया कि योग्यता और ज्ञान तथ्य की संग्रह और क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करने की जो क्षमता होती है और भाषा शैली होती है, इसके बारे में हमें जानकारी निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा ही मिलती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों की रचनात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन होता है। देखिए फ्रेंड्स, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा जो परीक्षार्थी होते हैं उसमें रचनात्मक और सृजनात्मक मतलब वाक्यों की जो वो रचना करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, उसके बारे में पता चल जाता है। और सृजनात्मक मतलब वाक्यों को बनाते हैं, वो खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं। तो इससे उनका रचनात्मक और लेखन संबंधी फ्रेंड्स, और सृजनात्मक मतलब वो निर्माण करते हैं, ठीक है, शब्दों का, वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो उनकी अभिव्यक्ति की योग्यता का भी मूल्यांकन करते हैं, ठीक, कि बालक किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार से उसका वाक्यों को उसने बनाया है, ठीक है, उसकी लेखन कला कैसी है, ये सब हमें निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा जानकारी मिल जाती है। चलिए, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, मूल्यांकन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसे जो मूल्यांकन करता होता है फ्रेंड्स, उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप लोगों को जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक बालक का मूल्यांकन करते समय या कक्षा में बालक का मूल्यांकन करते समय निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले जो होता है फ्रेंड्स, प्रस्तावना रहती निबंधात्मक प्रश्नों में, आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो निबंधात्मक प्रश्नों में सबसे पहले क्या लिखी जाती? प्रस्तावना। तो बालक जब वह प्रस्तावना देखते हैं तो क्या वह अच्छी है, मतलब उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो हैं या नहीं है, ये चीज़ देखते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो हमारा आता है, परीक्षार्थी ने विषय वस्तु का जो शीर्षक दिया गया है, ठीक है, उपशीर्षक है, वर्णन बिंदु के आधार पर अनुच्छेदों में विभक्त किया है अथवा नहीं किया है, ठीक है। तो शीर्षक के अकॉर्डिंग या उपशीर्षक के अकॉर्डिंग उसमें जो बिंदु के आधार पर है ना, अनुच्छेद में को विभक्त किया है या नहीं किया है, यह देखना होता है। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है, देखिए, जो भाषा शैली है फ्रेंड्स, ठीक, तो वह भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा बालक की स्पष्ट सजीव होनी चाहिए, ठीक। तो स्पष्ट और सजीव, उपयुक्त भाषा शैली का प्रयोग किया है या नहीं किया है, यह भी हमें देखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं फ्रेंड्स कि व्याकरण के नियमों का पालन तथा विराम चिन्हों का ठीक से उपयोग किया है या नहीं किया। तो यह देखते हैं फ्रेंड्स कि जो वाक्य बालक ने जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक, उसमें व्याकरण के जो नियम है उनका पालन है या नहीं, या विराम चिन्हों का जो उपयोग है कहाँ पर किया है, कहाँ पर किया जाता है, कौन सा विराम चिन्ह या किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो ठीक से किया है या नहीं, ये चीज़ें भी हमें देखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फ्रेंड्स, विचारों की मौलिकता, जो विचार है वो उसमें मौलिक है, ठीक, और विषय की रोचकता और विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों की विश्वसनीयता व क्रमबद्धता कैसी है, तो यह भी हमको जानकारी रखनी पड़ेगी निबंधात्मक प्रश्नों के दौरान। चलिए, लास्ट पॉइंट पर आते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जब हम बालक का पूरा निबंधात्मक प्रश्न जब होता है समाप्त होने पर रहता है, तो देखिए उसमें बालक क्या उपसंहार बालक ने लिखा है अथवा नहीं,
तो लास्ट में प्रभावशाली समापन है या नहीं है। तो प्रभावशाली समापन कैसे होता है, हम उसके लास्ट में क्या लिखते हैं, उपसंहार लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, इतना आप लोगों के निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। फ्रेंड्स ये जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रही हूँ वेरी IMP है। यह जो टॉपिक है फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में यह टॉपिक सभी में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें वो टॉपिक पढ़ना है फ्रेंड्स जो मतलब पढ़ना तो सभी है, लेकिन उन टॉपिकों पर ज़्यादा हमको फोकस करना रहेगा जो सभी सब्जेक्ट में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सभी सब्जेक्ट से एक 2 क्वेश्चन यदि बनेंगे आपके, तो आपके 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही निकल आएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, तो देखिए कि पाठ्यक्रम और कक्षा स्तर, जो पाठ्यक्रम होता है फ्रेंड्स वह कक्षा स्तर मतलब जिस स्तर का बालक होता है और जिस स्तर का पाठ्यक्रम होता है उसी के अनुरूप हमें लघु उत्तरीय प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर की जो शब्द सीमा या वाक्य का जो निर्धारण किया जाता है प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में 1-2 वाक्य से लेकर 5-7 वाक्यों, इनको याद रखना फ्रेंड्स कि लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं 1-2 वाक्य के भी होते हैं। ठीक है, और 5 से 7 वाक्यों के भी होते हैं, और 10 से 15 शब्दों से लेकर 50 शब्दों तक की सीमा के उत्तर लिखने की अपेक्षा की जाती है लघु उत्तरीय प्रश्नों में। ठीक, तो 1-2 वाक्य की भी होते हैं और 5-7, 1-2 वाक्य से लेकर 5-7 वाक्य तक इस वाक्यों तक रहते हैं। 10-15 शब्दों से लेकर 50 शब्दों तक होते हैं। ठीक, चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न से थोड़े छोटे प्रश्न। ठीक, जो होते हैं हमारे 1 या 2 वाक्य तक इनकी सीमा होती है। ठीक, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उपयोग किसी एक घटना, देखिए फ्रेंड्स सुनते जाइए, इसका जो प्रयोग करते हैं किसी एक कोई तथ्य है, एक घटना है, अवधारणा, परिभाषा, कार्य कारण संबंध आदि का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विकल्प के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इनका मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विकल्प के रूप में ही अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कोई घटना के बारे में पूछना है, किसी अवधारणा, किसी परिभाषा या किसी कोई कार्य कारण संबंध के बारे में जानना है, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए के विकल्प के रूप में किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं फ्रेंड्स, वह एक शब्द से लेकर कई शब्दों, देखिए शब्द बोल रहे हैं फ्रेंड्स, एक शब्द, ठीक है ना, एक शब्द से लेकर कई शब्दों तथा एक वाक्य, देखिए एक वाक्य या 2 वाक्य तक सीमित रहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक शब्द से लेकर कई शब्दों तक तथा 1 या 2 वाक्य के जो होते हैं वह कहलाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए ये प्रश्न जो होते हैं, ये प्रश्न ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रेरक व कौशलों का मूल्यांकन करने में काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो ज्ञान, अवबोधन मतलब कोई जानकारी करना है ना, अनुप्रेरक व कौशलों का मूल्यांकन, अनुप्रेरक करने के लिए जैसे देखिए फ्रेंड, कोई अवधारणा है, घटना है, कोई परिभाषा है, कोई तथ्य है, ठीक है, तो इसके ये कैसे रहते हैं, अनुप्रेरक रहते हैं, प्रेरणा देने वाले रहते हैं बालकों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। लास्ट में हमारा रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ आप लोग समझ गए कि जिनका जो होते हैं एक प्रश्न होता है, एक उत्तर होता है। ठीक है,
मतलब एक प्रश्न तो होता है, लेकिन सभी का कैसा होता है, उसका एक ही उत्तर होता है, उसका कोई दूसरा उत्तर नहीं होता। इसलिए इनका मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड्स, विश्वसनीय, वैज्ञानिक और वैध संगतिपूर्ण होता है। ठीक है, मतलब इसके दो आंसर नहीं होते हैं, तो यह कैसा होता है, पूर्ण रूप से वैध होता है। और इसमें जो नंबर, जो बालकों का जो मूल्यांकन में जो नंबर वगैरह मिलते हैं ना, तो वह सबको एक जैसे मिलते हैं, इसमें कोई काटने के कोई चांस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो विशेष रूप से भाषा में प्रयोग कैसे होता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन इसका बनता है कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो देखिए आदि उसने कहा सत्य असत्य, तो यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है, सत्य सत्य। दूसरा देख लीजिए, हाँ या नहीं में आंसर देते हैं। युगलीकरण, देखिए फ्रेंड्स, युगलीकरण का मतलब यह होता है कि मतलब मैच द कॉलम, सही जोड़ियाँ बनाओ, इसको बोलते हैं युगलीकरण। मतलब आप अक्ष यहाँ पर आ लिख दिया, यहाँ बा, अब दोनों के जो क्वेश्चन दिए हैं उनका मैच द कॉलम, उनको मिलाना है। ठीक है, तो यह कहलाता है हमारा युगलीकरण। तो इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए शब्दावली का। जो शब्दावली आप लोगों से नहीं बनती है, जो इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उसके बाजू से आप लिख लीजिए ऐसे कोष्ठक में कि युगलीकरण का मतलब होता है सही जोड़े बनाइए या मैच द कॉलम। ठीक है, इस टाइप से आप लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। चलिए, थर्ड जो इसका पॉइंट है वह है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी मतलब कि एक प्रश्न के लिए बहुत से विकल्प दिए होते हैं और उसमें से हमको एक चुनना होता है, उसको कहलाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए लास्ट में हमारा देख लीजिए, जो खाली स्थान होते हैं फ्रेंड्स, रिक्त स्थान होते हैं, तो रिक्त स्थान हेतु विकल्प रहित प्रश्न भी होते हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यह भी बहुविकल्पी यह भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ही आते हैं। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए लास्ट में देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह है फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट में प्रायोगिक प्रश्न। पहले आप लोग मेरी भाषा में इसको समझ लीजिए। ठीक है, प्रायोगिक भाषा क्या कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, प्रायोगिक भाषा वो कहलाती है जब बालक जो होता है ज्ञान प्राप्त कर लेता है, स्कूल से, विद्यालय से ज्ञान प्राप्त करता है और उसे अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करता है, दैनिक जीवन में वह उसका स्वतंत्र प्रयोग करता है, वह कहलाता है वह कहलाते हैं प्रायोगिक प्रश्न। इसमें देख लीजिए, इसका पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रायोगिक प्रश्न का आशय ऐसे प्रश्नों से है जिनसे बालक द्वारा अर्जित योग्यता मतलब जो बालक ने अर्जित ज्ञान कर लिया है। ठीक है, तो अर्जित योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रायोगिक प्रश्न में क्या होता है, अर्जित योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, तो देखिए अर्जित योग्यताओं का मूल्यांकन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बालक जितना भी जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसका जो वह दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करता है, तो उसका वह मूल्यांकन करता। देखिए, ये प्रश्न निष्कर्ष निकालें, सुझाव देने के लिए रेखा चित्र, मानचित्र बनाने, सही बिंदु का चुनाव करने, आगामी स्थिति का आकलन करने तथा परिकल्पना, कार्य कारण संबंध बताने व मूल्यांकन करने संबंधी त्रुटियों से युक्त होता है। मतलब यह क्या होता है, मूल्यांकन संबंधी त्रुटियों से युक्त होते हैं। इतने सारे जो हमने आप लोगों को पॉइंट बताए हुए हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, जैसे बालक को बोल दिया जाए फ्रेंड्स कि यदि मैं विधायक, मंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी में से हूँ तो क्या होगा, या बालक से पूछा जाए कि यदि तुमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे। ठीक, यदि तुमको सरपंच बना दिया जाए गांव में तो तुम क्या करोगे, या तुमको टीचर बना दिया जाए तो तुम कैसे पढ़ाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि बालक रोज का जो नॉलेज जो गेन कर रहा है, जो अर्जित कर रहा है, उसको हमारी जो दैनिक जीवन की दैनिक दिनचर्या है,
या कुछ ऐसे जो प्रश्न हैं जिसमें निष्कर्ष निकालने वाले उससे से संबंधित जो प्रश्न जो दिए गए हैं उनका आकलन करने के लिए हमें प्रायोगिक प्रश्नों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी मेरे नए फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करके बताएं कि मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लगा, मेरा पढ़ाना आप लोगों को समझ में आया या नहीं, कोई परेशानी हो रही है आप लोगों को मेरे समझाने मैं जो समझा रही हूँ उसमें। ठीक है, या जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को और वीडियो बनवाना है या पढ़ाना है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।